हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम लाइट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलन एवं सत्याग्रह के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार गांधी जी अफ्रीका जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना, जुलू विद्रोह, उसके बाद फीनिक्स आश्रम की स्थापना, सत्याग्रह का जो प्रथम प्रयोग गांधी जी के द्वारा किया गया था एशियाई लोगों के पंजीकरण के विरुद्ध में, उसके बाद गांधी जी का प्रथम बार जेल जाना, उसके बाद टॉलस्टॉय फार्म। इस प्रकार हमने 1915 में गांधी जी के पुनः भारत आगमन तक की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गांधी जी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों के बारे में, जिसमें चंपारण सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, खेड़ा सत्याग्रह है। इस प्रकार हम इसमें चर्चा करने वाले हैं इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो आइए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गांधी जी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915 को होता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत पुनः वापस आते हैं और इसी दिन गांधी जी के भारत वापस आगमन के ही उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, गांधी जी के पुनः दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आते हैं। इसके पश्चात अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर, गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के गोखले, इनके सुझाव पर गांधी जी अगले 1 वर्ष तक लगभग देश के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, उनकी स्थिति एवं परिस्थितियों की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात गांधी जी को संघर्ष का पहला अवसर बिहार के चंपारण में मिलता है। 1 वर्ष के पश्चात लगभग गांधी जी को जो पहला अवसर मिलता है संघर्ष का, वह बिहार के चंपारण में मिलता है, जहां से गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है। तो अब हम शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में अगर हम बात करें तो यह 1917 को होता है। 1917 में हुआ क्या? चंपारण सत्याग्रह। यह चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। यह कहाँ होता है? तो यह होता है बिहार के चंपारण में, बिहार के ही चंपारण में। क्योंकि यहां पर क्या था कि यहां पर अंग्रेजों के द्वारा किसानों से जबरन नील उत्पादन कराने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था बनाई गई थी, जिसे तिनकठिया प्रथा कहा गया। यहां पर अंग्रेजों के द्वारा, किसके द्वारा? तो यहां अगर हम बात करें अंग्रेजों के द्वारा एक विशेष व्यवस्था बनाई गई थी। किसके लिए? नील उत्पादन के लिए। नील उत्पादन के लिए एक विशेष व्यवस्था बनाई गई, जिसे क्या कहा गया? तिनकठिया व्यवस्था कहा गया या तिनकठिया प्रथा कहा गया। तिनकठिया प्रथा। अब यह तिनकठिया प्रथा क्या थी? तो तिनकठिया प्रथा यह थी कि जो किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होती थी, बात करें तिनकठिया प्रथा की, यह प्रथा क्या थी? तो जो कृषि योग्य भूमि होती थी, कृषि योग्य भूमि, इस कृषि योग्य भूमि का जो 3/20वां हिस्सा था, यानी अगर हम मान लें कि हमारे पास 20 बीघे जमीन है, तो उसमें से 3 बीघे जमीन पर 3/20वें भाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था। 3/20वें भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। और इसी प्रथा को क्या कहा गया? तिनकठिया प्रथा कहा गया। यही जो बाध्यता थी अंग्रेजों की 3/20वें भाग पर नील के उत्पादन को लेकर के, इसी के विरुद्ध में गांधी जी अपना चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। इसकी शुरुआत कैसे होती है? तो सर्वप्रथम बिहार के एक किसान नेता, बिहार के ही एक किसान नेता होते हैं, जिनका नाम क्या होता है? राजकुमार शुक्ल।
राजकुमार शुक्ल बिहार के ही किसान नेता होते हैं। इनके आग्रह पर, राजकुमार शुक्ल के ही आग्रह पर गांधी जी पहली बार कहाँ जाते हैं? बिहार जाते हैं। बिहार के चंपारण में जाते हैं पहली बार गांधी जी, राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। यहां पहुंचने के पश्चात गांधी जी को वापस जाने के लिए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि आप वापस चले जाइए। वहां जमींदारों के द्वारा गांधी जी को वापस जाने के लिए कहा जाता है। लेकिन इसके बावजूद गांधी जी के लगातार सत्याग्रह के द्वारा क्या होता है कि अंत में जमींदारों की जांच के लिए जो अंग्रेज सरकार थी उसे विवश होना पड़ता है। जमींदारों की जांच करवाती है अंग्रेज सरकार, इसके लिए गांधी जी अंग्रेजों को विवश कर देते हैं। इसमें जमींदारों की जांच के लिए अंग्रेज सरकार को क्या करते हैं? विवश कर देते हैं गांधी जी, और अंततः जमींदारों की क्या होती है? जांच की जाती है। इसीलिए इस चंपारण सत्याग्रह को ही क्या कहा जाता है? प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा जाता है। चंपारण सत्याग्रह को ही क्या कहा जाता है? प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह। यही चंपारण सत्याग्रह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहलाता है। इसके आगे अगर हम देखें, हमारा अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चंपारण सत्याग्रह के अगले ही वर्ष होता है 1918 में। 1918 में गांधी जी द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन यह होता है 1918 में। जो मिल थी अहमदाबाद मिल, ये जो मिल थी यह वास्तव में कैसी मिल थी? तो यह सूती कपड़े की मिल थी। किसकी थी? तो सूती कपड़े की मिल थी। यह जो मिल थी सूती कपड़े की मिल थी। और यही आंदोलन गांधी जी का क्या होता है? प्रथम भूख हड़ताल होता है। यही प्रथम क्या होता है? भूख हड़ताल होता है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ही गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर प्रथम भूख हड़ताल पूछे तो वह कौन था? तो वह था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब इसमें मांग क्या थी? तो इस आंदोलन में जो मांग थी वह मांग थी किस चीज की? वेतन वृद्धि को लेकर के। मांग किसकी थी? तो मांग वेतन वृद्धि को थी। मांग थी इसमें वेतन वृद्धि की। इसका कारण क्या था? अगर हम बात करें इसके कारण की तो यहीं पर हम देख लेते हैं कारण इसका था कि 1917-18 में इस वर्ष के दौरान यहां पर एक बीमारी फैलती है, प्लेग। यहां पर एक प्लेग महामारी फैलती है, प्लेग महामारी। इस महामारी के कारण जो मजदूर थे इन मिलों में, ये क्या करते हैं कि मिलों को छोड़ करके वापस घरों को लौटने लगते हैं। प्लेग महामारी के कारण जो मजदूर इन मिलों में काम कर रहे थे, ये इसको छोड़ करके वापस अपने घरों को लौटने लगते हैं, जिसके कारण मजदूरों को रोकने के लिए मिल मालिकों ने क्या किया कि इनके वेतन में क्या किया? 80% की वृद्धि कर दी। इनके वेतन में 80% की वृद्धि कर दी। मजदूरों को उस दौरान मिलों में रोकने के लिए इनके वेतनों में क्या करते हैं कि 80% की वृद्धि कर देते हैं। और यही वृद्धि क्या कहा जाता है? प्लेग बोनस कहलाता है। ये वृद्धि क्या कहलाता है? प्लेग बोनस कहलाता है। प्लेग बोनस। जब मजदूर वापस जा रहे थे तो उनको रोकने के लिए, ताकि मिल बंद ना हो जाए, ये मजदूरों के वेतन में 80% की वृद्धि कर देते हैं, जो क्या कहा जाता है? प्लेग बोनस कहलाता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि प्लेग समाप्त होने पर, जब प्लेग की बीमारी समाप्त हो जाती है
प्लेग के समाप्ति पर ये क्या करते हैं कि पुनः वेतन की जो वृद्धि किए होते हैं इसको वापस ले लेते हैं, वेतन वृद्धि वापस ले लेते हैं। जो वेतन था इसमें क्या कर देते हैं, कटौती कर देते हैं और इनका वेतन पुनः उसी पर जो पहले था उसी पर ले आते हैं। इसके कारण मजदूरों में क्या फैल जाता है, असंतोष फैल जाता है। मजदूर इसके कारण क्या होते हैं, मजदूर नाराज होते हैं और उनमें क्या हो जाता है, असंतोष फैल जाता है। क्योंकि एक बार इनका वेतन बढ़ाया गया, जब जरूरत थी तो उस समय मिल मालिकों ने इनके वेतन को बढ़ा दिया और उसके बाद जब प्लेग महामारी खत्म हो गई तो इनके वेतन को पुनः उसी पर लाकर रख देते हैं, जिसके कारण मजदूरों में क्या होता है कि काफी असंतोष फैल जाता है। इसके विरुद्ध में मजदूर जो होते हैं वह अपने वेतन को 50% पुनः वृद्धि की क्या करते हैं, मांग करते हैं कि 80% ना सही लेकिन जो वेतन है उसे 50% की वृद्धि दी जाए। मजदूर मांग करते हैं कि इनके वेतन में 50% की वृद्धि की जाए, लेकिन मिल मालिक जो होते हैं यह इस 50% की वृद्धि को ना करके कहते हैं कि हम 20% की वृद्धि ही दे सकते हैं। जो मिल मालिक होते हैं यह 20% की वृद्धि के लिए तैयार होते हैं, जबकि मजदूरों की जो मांग होती है वो कितनी होती है, 50% की वृद्धि की जाए। इसके बाद गांधी जी के द्वारा यहाँ पर भूख हड़ताल की जाती है तथा किसानों को संगठित कर उन्हें 35% पर, कितने पर, किसानों को संगठित कर 35% वेतन वृद्धि पर तैयार किया जाता है। 35% वेतन वृद्धि पर तैयार किया जाता है और मिल मालिक भी क्या करते हैं, ये 35% देने के लिए तैयार होते हैं। मिल मालिक जो होते हैं यह भी इनको 35% देने के लिए क्या होती है, तैयार होती है। इस प्रकार लगभग 7 दिन चलने के बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन समाप्त होता है। किस पर, 35% वेतन वृद्धि पर। तो आपको समझ में आया होगा कि अहमदाबाद जो मिल मजदूर आंदोलन था वह क्यों हुआ और इसका क्या कारण था। अब हम चलते हैं अपने अगले आंदोलन पर। हमारा जो अगला आंदोलन है यह है खेड़ा सत्याग्रह, कि 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी चलाया गया था। उसके पश्चात 1918 में ही, कब, 1918 में ही चलाया जाता है इनके द्वारा खेड़ा सत्याग्रह। क्या, खेड़ा सत्याग्रह। महात्मा गांधी के द्वारा 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह चलाया जाता है। यह जो खेड़ा सत्याग्रह है यही प्रथम असहयोग कहा गया। इसी को ही क्या कहा गया, प्रथम असहयोग कहा गया। और यही प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह भी कहा गया, जो कि जो चंपारण सत्याग्रह था वह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा गया, जबकि जो खेड़ा सत्याग्रह था यह प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह कहा गया। यह कहाँ हुआ था, तो यह गुजरात के खेड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गुजरात के खेड़ा में। अब बात करें इसका कारण क्या था। अगर हम कारण देखें इसका, तो इसका कारण जो था वह था खराब मौसम के कारण या फसल खराब होने के कारण किसान जो अपना था भू राजस्व वह चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी फसल खराब होने के कारण किसान होते हैं वह अपना राजस्व चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं, अपना राजस्व वह नहीं चुका पाते हैं। इसके लिए ही गांधी जी खेड़ा सत्याग्रह करते हैं ताकि किसानों को मौका दिया जाए फसल चुकाने में। अंग्रेज इनके खिलाफ काफी अत्याचार कर रहे थे, इनसे फसल खराब होने के बाद भी अपना भू राजस्व वसूल रहे थे। इसी असमर्थता को देखते हुए गांधी जी किसानों के समर्थन में आते हैं कि इनसे 1 वर्ष के लिए भू राजस्व न लिया जाए, जिसके लिए गांधी जी क्या करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। इसमें गांधी जी मांग करते हैं, जो गांधी जी की मांग थी, अगर हम बात करें मांग की, तो गांधी जी की जो मांग होती है वह होती है कि राजस्व में जो राजस्व कर थे, राजस्व कर में क्या दी जाए, छूट दी जाए। राजस्व कर में क्या प्रदान की जाए, छूट प्रदान की जाए। बाद में
सरकार के द्वारा इनके आंदोलन के पश्चात इस बात को माना गया और 1 वर्ष के लिए इसमें छूट प्रदान की जाती है। गांधी जी के आंदोलन के कारण सरकार ने इस बात को मानी। सरकार ने अंततः 1 वर्ष के लिए यह छूट प्रदान कर दी। इस प्रकार यह खेड़ा सत्याग्रह जो होता है समाप्त होता है। इसके कारण फसल खराब होने के कारण भू राजस्व चुकाने में जो असमर्थता थी किसानों की, यह 1 वर्ष तक नहीं लिया जाता है भू राजस्व, जिसे सरकार क्या करती है, छूट प्रदान करती है अगले 1 साल के लिए। इसके बाद हमारा अगला आंदोलन है, यह है खिलाफत आंदोलन। 1919 का खिलाफत आंदोलन। यहीं हम बात कर लेते हैं खिलाफत आंदोलन की, क्योंकि इसमें भी गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इसको बात करना यहाँ जरूरी है। हम यहाँ देख लेते हैं खिलाफत आंदोलन क्या था। तो हम अगर बात करें सबसे पहले खिलाफत आंदोलन के कारण की, हम देखिए कारण, तो कारण इसका था कि तुर्की के सुल्तान को, जो तुर्की का सुल्तान था, तुर्की के सुल्तान को खलीफा का पद प्राप्त था। क्या था कि तुर्की के सुल्तान को, जो तुर्की के सुल्तान थे, इन्हें क्या प्राप्त था, खलीफा का पद प्राप्त था। खलीफा का पद प्राप्त था तुर्की के सुल्तान को, जिसे ब्रिटेन के द्वारा खलीफा के प्रति अन्याय के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है। ब्रिटेन के द्वारा जो खलीफा के प्रति अन्याय किया जाता है, तमाम प्रकार से उन्हें परेशान किया जाता है, इसके खिलाफ भारत में खिलाफत आंदोलन की क्या होती है, शुरुआत होती है। इसे मोहम्मद अली एवं शौकत अली, जिन्हें हम अली बंधु कहते हैं, अबुल कलाम के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया जाता है। जो मोहम्मद अली एवं शौकत अली थे, जिन्हें हम अली बंधु कहते हैं, उन्होंने ही अबुल कलाम के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया। इसके आगे अगर हम देखें तो सितंबर 1919 में, अगर हम बात करें इसके आगे, तो सितंबर 1919 में, कब, सितंबर 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन होता है। क्या होता है, खिलाफत कमेटी। इस खिलाफत कमेटी का गठन होता है और जिसमें कौन शामिल होता है, गांधी जी भी शामिल होते हैं। इस खिलाफत कमेटी में गांधी जी भी शामिल होते हैं। इसके पश्चात 24 नवंबर 1919 को हुई इस खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में, ये जो खिलाफत कमेटी होती है, इसके सम्मेलन की, खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता भी करते हैं कौन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ही, गांधी जी के द्वारा क्या की जाती है, अध्यक्षता की जाती है। इनके द्वारा ही क्या की जाती है, अध्यक्षता की जाती है। 24 नवंबर 1919 को हुई खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता की जाती है। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। इसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा जाता है। किस रूप में देखा जाता है, तो इसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा जाता है। इस सम्मेलन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा जाता है। परंतु इस आंदोलन का जो विरोध होता है वह C.R. दास के द्वारा किया जाता है। अगर हम बात करें यही विरोध की, तो इस आंदोलन का विरोध C.R. दास के द्वारा किया जाता है। विरोध C.R. दास के द्वारा इसका विरोध किया जाता है। इस प्रकार इसका प्रचार प्रसार जो होता है, इसका अगर हम बात करें प्रचार प्रसार की, इसका अगर हम बात करें प्रचार की, तो इसका प्रचार अल हिलाल, क्या है, अल हिलाल। यह अल हिलाल क्या है, तो यह अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका थी। किसकी पत्रिका थी, अबुल कलाम आज़ाद की। यह अबुल कलाम आज़ाद की क्या होती है, पत्रिका थी। इसके द्वारा इसका काफ़ी प्रचार प्रसार किया जाता है खिलाफत आंदोलन का। किसके द्वारा, तो अल हिलाल के द्वारा, जो कि अबुल कलाम आज़ाद की क्या होती है, पत्रिका होती है। इसके बाद 1924 में, इसके पश्चात
1924 में, इसके बाद 1924 में क्या होता है कि तुर्की में, इसके पश्चात 1924 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में क्या होता है, नई सरकार का गठन होता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होता है और उन्होंने क्या किया, तो इन्होंने खलीफा के पद को, जो खलीफा का पद था, इन्होंने इस खलीफा के पद को क्या करते हैं ये, तो इस खलीफा के पद को ही समाप्त कर देते हैं। 1924 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होता है और ये जो नई सरकार का गठन होता है इसमें खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जाता है और खलीफा के पद को समाप्त होने के साथ ही जो यह आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, यह भी क्या होता है, तो यह आंदोलन भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इस पद के समाप्त होने के साथ साथ ही यह जो आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन, यह भी समाप्त हो जाता है। इससे आगे की चर्चा अब हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि चैनल पर आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।